करीब 8 वर्ष पुरानी बात है बंधुओं। गुरुदेव के साथ रामटेक से विहार करके जबलपुर की ओर जाना हो रहा था। रास्ते में पैर में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ गया। कांटा करीब 1 इंच के बराबर था और तलुए में बहुत गहरा घुस गया। जैसे तैसे सफ़र लंबा था, सुबह करीब 14 किलोमीटर चलना था। चलते हुए पहुंचने के बाद एक ही कमरे पे गुरुदेव और रुकना हुआ तो कांटा निकालने का प्रयास कर रहे थे। कांटा निकल नहीं रहा था, बार बार प्रयास किया, नहीं निकला। तो किसी दूसरे साधु ने पैर का कांटा निकालने का प्रयास किया। जब दूसरे साधु के हाथ में सूजी आई और जब वो पैर में उस कांटे को निकालने के लिए और गहरी सुई घुसाए तो घुसाने वाले को दर्द नहीं होता, जिसके पैर में सुई लगती है उसको तीव्र वेदना होती। और सुई घुसाएं और वो मना कर दे, भैया तुमसे नहीं निकलवा सकते, तुमसे नहीं निकलवा सकते। निकलता ही नहीं कांटा। वो बहुत देर तक गुरुदेव इस दृश्य को देख रहे थे। फिर देखते देखते धीरे से बोलते हैं कि नम्र, अगर दर्द से बचना है तो पैर का कांटा अपने हाथ से निकालना। दूसरा, जब कोई अपने पैर का कांटा निकालता है तो सुई बहुत गहरी घुसती है और पता नहीं कहां घुसती है। अपने हाथ से अगर कांटा निकालोगे तो सहूलियत रहेगी। और उस विहार की खासियत थी कि उस विहार में एक मुनि महाराज केस लॉन्च कर रहे थे। रास्ता चलते उनका टाइम ओवर हो गया तो उनने कह दिया, गुरुदेव हम रास्ते में केस लॉन्च करेंगे। केस लॉन्च करने लगे तो सुबह विहार का समय हुआ। केस लॉन्च में थोड़ा विलंब हो रहा था तो दूसरे महाराज सहयोग कर रहे थे। उनके लिए भी गुरुदेव ने यही कहा कि केस लॉन्च हो या पैर का कांटा, खुद निकालोगे तो पीड़ा कम होगी। अनुभव भी है इस बात का कि जब कोई दूसरा साधु कभी किसी दूसरे साधु के केस लॉन्च करता है तो उसके दर्द का पारावार नहीं रहता। खुद करता है तो कोई दिक्कत नहीं, पता है शॉट कब मारना है, कब खींचना है, कैसा करना है। गुरुदेव ने ये दोनों उदाहरण सुबह सुबह दे करके निकल गए। ईर्या पद भक्ति में दोनों लोगों को देख करके गुरुदेव कहते हैं कि जैसे पैर का कांटा खुद निकालने पर दर्द कम होता है, जैसे केशलोंच खुद करने पर दर्द कम होता है, महाराज ऐसे ही मन के अंदर संकल्प और विकल्प के इतने कांटे घुसे रहते हैं। उन घुसे हुए कांटों को अगर कोई दूसरा निकालेगा तो दर्द बहुत होगा। इससे अच्छा है अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए संकल्प और विकल्प के कांटे जो हृदय में घुसे हैं उसको तुम खुद निकाल लो। धीरे धीरे जैसे ही गृहस्थ जीवन में किसी भी बालक या बालिका का विकास होता है, विकास के प्राथमिक चरण को पार करके जब किशोरावस्था की उम्र में वो प्रवेश करते हैं, जिसको आप टीनएजर्स लाइफ कहते हैं, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, जब 13 से 19 वर्ष की उम्र का सफर किसी बालक का या बालिका का अपने जीवन से गुजर रहा होता है, अभी भी गुजर रहा होगा बंधुओं। सुनने वाले लोग ट्रेन में चलते चलते भी इस उद्बोधन को सुन रहे होंगे, कुछ बस में सुन रहे होंगे, कुछ कार में, जिसको जहां जैसी अनुकूलता मिल रही होगी वो जरूर इस उद्बोधन को सुन रहा है। उम्र का पड़ाव देखना और बगल में बैठे हुए व्यक्ति से उम्र से मैच करके उन शब्दों को तौलने की कोशिश करना, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की उम्र के जो लोग होते हैं वे अपने विकास में एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं कि हमारा विकास बहुत हो। उम्मीदें, उमंग आसमान छूती है, लेकिन उस आसमान छूती हुई उमंगों के बीच में कुछ ऐसी भावनाएं रहती हैं, कुछ ऐसे संकल्प और विकल्प के कांटे हृदय में लगने की वो उम्र रहती है बंधुओं कि वो कांटे धीरे धीरे लगते चले जाते हैं और हमारी स्पीड धीरे धीरे पूरी खराब होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये इको दे रहा है थोड़ा सा, एक उम्र ऐसी आती है कि उस उम्र में छोटी सी उम्र रहती है और व्यक्ति आत्महत्या के लिए पुरुषार्थ करता है, घर से भागता है, कुछ और अनैतिक क्रियाओं को करता है। 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की उम्र में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप किसी बच्ची का जब विकास हो रहा होता है तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि ये उसकी नाजुक उम्र है, इसको मां समझा देती है, लेकिन बालक को उस उम्र में कोई नहीं समझाता। बच्चे को, एक युवा को 13 से 19 वर्ष की उम्र में कोई भी नहीं समझाता कि किस तरीके के इमोशंस इस उम्र में मस्तिष्क में क्रिएट होते हैं
और उस इमोशंस के क्रिएट होने पर किस तरीके से हमारे जीवन की दिशा पूरी बदल जाती है। इस बदली हुई दिशा के लिए आचार्य कुंदकुंद भगवान ने एक गाथा लिखी है बंधु, ग्रंथराज समय सार की है। कुंदकुंद भगवान कहते हैं कि वो एक अज्ञान की उम्र रहती है जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बेसु कम्म मज्ज गदो लिपदी कम्म रयण दु कदम मज्जे जहां कड़यम। ये एक गाथा है जिसमें कहते हैं कि अज्ञानी जो होता है वो कर्ममल से ऐसा लिप्त हो जाता है, पुनरत्तो सब दब्बेसु मज्ज गदो, जितने भी पदार्थ हैं उनमें वो लिप्त होता चला जाता है। कैसे? उदाहरण दिया, कदम मज्जे जहां लोहम, जैसे कीचड़ में लोहा फेंक दिया जाए तो लोहे में जंग लगते लगते कब लोहा पूरा खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही 13 वर्ष की उम्र में मानसिकता में, मन में जंग लगती है। सबसे पहली जंग लगती है उस 13 वर्ष की उम्र में। अगर आपका बच्चा हो, आपकी बेटी भी हो, आप इस उद्बोधन को सुन रहे हो तो उनको सुनाने का या खुद ओरली बताने का प्रयास करेंगे कि इस 13 वर्ष की उम्र में अवांछित वस्तुओं के प्रति लगाव पैदा होता है। अवांछित वस्तुएं भी लगाव का कारण बनती हैं और अवांछित सूचनाएं भी लगाव का कारण बनती हैं, और उस सूचनाओं को प्रोवाइड आपका मोबाइल करा देता है। कितने सारे ऐसे टीनेजर्स बच्चे हैं जो 13 to 19 ईयर्स में अपने सफरिंग कर रहे होते हैं। उस सफरिंग के दौरान उनका सबसे ज्यादा टाइम इंगेज होता है, दिमाग में उम्मीद है IAS ऑफिसर बनना है, उम्मीद है डॉक्टर बनना है, और टाइम एक्सपेंड किया जा रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। विद्यार्थी के मोबाइल से जिस दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऐप हट जाएगा, जिस दिन उसके मन के अंदर से ये भावना खत्म हो जाएगी कि मुझे एक सेल्फी लेकर के इंस्टा में लोड करनी है, उसके किसी भी सब्जेक्ट में 20% मार्क्स और आगे बढ़ जाएंगे। 10% इंस्टा के, 10% फेसबुक के। 20% मार्क्स को ग्रोथ देने के लिए एक अच्छे विद्यार्थी को अपने मोबाइल से फेसबुक और इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना चाहिए। ये आपकी ग्रोथ रोकते तो हैं ही। जिस समय आपका मस्तिष्क विज्ञान को, दर्शन को या फिर किसी और भौतिक वस्तु को पढ़ करके, सूचना को पढ़ करके एकत्रित करने के लिए तैयार होता है, उसी समय ये अवांछित सूचना का लगाव जो है वो हमें जला करके फेसबुक या इंस्टाग्राम की ओर ले जाता है। 1, 1.5, 2, 3 घंटे लोग तो बताते हैं कि महाराज पूरी पूरी रात रील्स देखते हुए ही निकल जाती है लोगों की। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखते देखते निकल जाती है। आप ये सोचिए कि 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के वे बालक जो अपने मन के अंदर ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई DRDO में जाना चाहता है, कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डेंटल डिपार्टमेंट को छोड़कर के डॉक्टर भी बनना चाहता है, अगर वो अपना टाइम इंस्टा और फेसबुक पे लगा रहा है तो क्या वो अपने साथ अन्याय नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है आगे आने 10 साल बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो जाएंगे? नहीं, ये सब रहेंगे, लेकिन आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं रहेगा। विद्यार्थी जीवन में यह सबसे बड़ी जरूरत है कि जो अवांछित सूचनाओं के प्रति हमारा लगाव बढ़ गया है, अवांछित वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव बढ़ गया है, उस लगाव को हम जहां खड़े हैं वहीं से डिलीट कर दें। प्रवचन सुनते सुनते भी, ये उद्बोधन सुनते सुनते भी अगर आपके मस्तिष्क काम कर रहा हो और आप अपने मार्क्स को डेवलप करना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपने अकाउंट से फेसबुक और इंस्टा को डिलीट कर दीजिए। ये ऊर्जा का सबसे बहुमूल्य समय हमारा नष्ट करते हैं ये 2 ऐप। और बनाने वाली जो कंपनियां, बनाने वाले जो देश, उनके देशों में ये दोनों बैन है। उनके यहाँ ना इंस्टा चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना रील्स चलती है। वो रील्स का कंटेंट बनाते हैं लेकिन अपने देश में नहीं दिखाते। हमारे देश की युवा पीढ़ी को मात्र ड्रग्स ही बर्बाद नहीं कर रही, ये फेसबुक और इंस्टा का एडिक्शन भी हमारे देश की पीढ़ी को बंधुओं बर्बाद कर रहा है। क्यों? अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदि कम रयण दु कदम मज्जे जहां लोहम। ये गाथा आज से 2000 वर्ष प्राचीन है, लेकिन इसकी आज की वैज्ञानिक और भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से फिर व्याख्या देखी जाए तो ये व्याख्याकार भी ये कहते हैं कि आज से 2000 बाद इस गाथा का इस तरीके का अर्थ निकाल करके भी अगर गृहस्थ अपने सन्मार्ग पर आ गया तो इस गाथा की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अवांछित सूचनाओं और अवांछित वस्तुओं के प्रति ये जो एक कांटा आपके दिल के अंदर लगा है बंधुओं, ये जब आपके पिता निकालते हैं, आपके गुरु निकालते हैं, आपका फ्रेंड निकालता है, आपको तकलीफ होती है। जब माँ कहती है बेटा सो जाओ, आपको तकलीफ होती है। सबसे अच्छी बात है, अपने पैर का हो या दिल का, अगर कांटा लग गया है तो अपने हाथ से निकाल लो। 13 वर्ष से उम्र से लेकर के 19 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अवांछित सूचनाओं के लगाव से हमेशा मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अपने आप में समझ की स्पष्टता का अभाव भी
इसी उम्र में रहता है बंधुओं। हम इस उम्र में जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब हम इस उम्र में कॉलेज चले जाते हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उस समय हमारा क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पढ़ने जाते हैं मैथ, और पीछे की रफ कॉपियों में 2 पन्ने 4 पन्ने ऐसे मिलते हैं जिसमें सिर्फ अपना नाम गोदते में, सिग्नेचर करने में, या फिर वो हार्ट का एक चिन्ह बनाने में, उसमें एक तीर बनाने में, इसी में कितना समय निकल जाता है। हर रफ कॉपी के पीछे के सवाल, पीछे का सिग्नेचर आपके व्यक्तित्व को निर्देशित करता है। क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में उस बच्चों की उम्र में भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाते हैं तो बच्चों को कहिए कि सिर्फ ये प्रवचन एक बार सुन लें, वो अपने आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर उन्हें वास्तव में इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद कुछ बनना है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक उम्र के बाद बेमानी अपने आप हो जाती हैं, कोई कीमत नहीं रहती इन लोगों की, इन चीजों की, लेकिन अभी वो बहुत जानदार दिखाई देती हैं। ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। अब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए और किसी ब्राह्मण समाज की लड़की ने, हिंदू समाज की लड़की ने, वैष्णव लड़की ने, या फिर किसी जैन लड़की ने किसी मुसलमान लड़के के साथ अपना संबंध बना लिया। क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, सब एक जैसे हैं, संबंध बना लिया। संबंध बनाने से पहले निश्चित हो, घर के अंदर सिखा दिया जाए मुसलमान है तो हिंदू फ्रेंड नहीं बनेगा। महाराज इतना स्पष्ट वहां भी सिखाया जाता है कि अगर तुम मुसलमान हो तो किसी हिंदू को अपना फ्रेंड नहीं बनाओगी। उधर तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है किसी बेटी को कि किसी भी हिंदू से, किसी भी जैन से, किसी भी इससे कोई संबंध नहीं बनाओगी। आप देख लीजिएगा पूरी सृष्टि पर ऐसा कोई भी केस देखने और सुनने में नहीं आता। इधर से वहां जाने के केस तो सुनने में आते हैं, वहां से यहां आने का एक भी केस सुनने में नहीं आता बंधु। क्यों? क्योंकि माइंड में सेट कर दिया गया है, क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन टीनेजर्स में ये नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति, अपने कुल, अपने गोत्र के बीच में अपनी अनुकूलता को ढूंढे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब हम अपने उस बढ़ती हुई उम्र में, चाहे हम वैष्णव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, हम माता पिता हैं, किसी भी पंथ के अनुयायी हैं, हम अपने बच्चों को समझाएं कि इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस उम्र में सिर्फ अपने कुल और धर्म और समझ वाले लोगों के साथ संबंध बनाएंगे तो आपका विकास बहुत अच्छे से होगा। लेकिन वहां जाने के बाद चूंकि मिक्स कल्चर रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, हम कब बहक जाते हैं, कब हमारे मन के अंदर ये दूसरा कांटा घुस जाता है, और उस कांटे का कितना दुष्प्रभाव है ये आप सब जानते हैं बंधुओं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स भी इस तरीके के संबंधों को कर लेते हैं। फिर जब संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर अपनी उस गलती को सुधारने के लिए तरह तरह की लीपापोती किया करते हैं बंधुओं। पूरा विश्व हमारी इस बात को सुन भी रहा होगा, और जहां तक मैं समझाना चाहता हूं आप वहां तक समझ भी रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। सभी माता पिता का कर्तव्य है उस छोटी सी अबोध उम्र में जब आपके बच्चे के अंदर अनुभव की कमी हो, हम इस तरीके के अनुभव को देख करके अपने घर में लगाए उस गुलाब के फूल को सुरक्षित रख सकें। टीनेजर्स लाइफ में ये घटता है, अंदर घटता है। टीनेजर्स लाइफ में हम हर चीजों में शॉर्टकट यूज करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो शॉर्टकट हमारी लाइफ में बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। स्टूडेंट हैं, हमने एक पर्ची चीटिंग का शॉर्टकट यूज कर लिया। किसी पैसा कमाने में अगर हमारा उपयोग लगा हुआ है तो हमने फंडिंग करने के लिए शेयर मार्केटिंग का, जुए का, सट्टे का शॉर्टकट यूज कर लिया। शॉर्ट टाइम टर्म्स में आप अगर अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम टर्म्स में अगर आप अपना धन बढ़ाना चाहते हैं, ये सब चोरी है। आजकल एक नया ऐप लगा है पढ़ाने के लिए, कौन सा ऐप चला है? बाइजो लगा है ना, बाइजो एक ऐप आ गया है। उस ऐप के माध्यम से 9th क्लास का बच्चा स्कूल जाए बिना अपने घर के अंदर बैठ करके और सारी चीजों को पढ़ लेता है। ये एक शॉर्टकट है बंधुओं अपने मार्क्स बढ़ाने का, जबकि एक्चुअल एजुकेशन कहती है कि आप बाइजो को यूज ना करके अपने दिमाग को बाइजो बनाने का प्रयास करें। वो तो एक ऐप है, ऐप के माध्यम से आपको तरह तरह की तकनीक का, विज्ञान का ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान देने पर आपका जो मस्तिष्क है वो उस विज्ञान को समझ तो लेता है लेकिन खुद डेवलप नहीं होता। तो 4th 5th क्लास के स्टैंडर्ड से लेकर के मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी चीज हो, हर तरीके की एजुकेशन के लिए वो ऐप आजकल बच्चे यूज करने लगे हैं और जीवित शिक्षक का पूरा प्रभाव खत्म होता चला जा रहा है। ये लाइफ का शॉर्टकट है। इस लाइफ का शॉर्टकट को यूज करके अपने मास को बढ़ाने वाले, ग्रोथ करने वाले वैसे ही लोग हैं जैसे कोई एथलीट हो, दौड़ के दौरान एक इंजेक्शन माइरिजुआना का लगा ले और अपनी स्पीड, बहुत हाइपर स्पीड दिखा करके कोई रेस को जीत जाए। तो किसी ड्रग्स को लेकर के जैसे कोई एथलीट किसी दौड़ को जीत करके और अपने आप को विजेता साबित करने के बाद भी हारा हुआ रहता है,
बाइजो ऐप को भी यूज करके आप बंधुओं अपने दिमाग को हारा हुआ महसूस करेंगे और अपनी मार्कशीट को जीता हुआ, और ऐसी जीत से आपके किसी भी जीवन में कोई भी प्रकार की तरक्की होने वाली नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि अभी हमारे शिक्षण का काल चल रहा है, हमें कुछ अच्छा वास्तव में बन रहा है, ये बाइजो ऐप से पास होने वाले कोई आईएएस और आईईएस ऑफिसर नहीं बनते, वो बहुत निचली कैटेगरी में जाकर के छूट जाते हैं। ऐप वालों का तो काम है पैसा कमाने का, लेकिन आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप अपने दिल का कांटा खुद निकालिए, शॉर्टकट खत्म करिए। शॉर्टकट खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छी बात प्राचीनों में आती है कि रास्ता चलना लंबा चाहे फेर हो। रास्ता चलना लंबा चाहे फेर हो। शिखर जी से उतरते हैं ना, शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है, दूर से ऐसा जा रहे होते हैं और ऐसा शॉर्टकट रहता है। जब उसी शॉर्टकट के चक्कर में पैर में पत्थर लग जाता है, कांटा लग जाता है, या फिर हम भटक जाते हैं, तब वो शॉर्टकट बहुत बुरा लगता है। तो रास्ता चलना लंबा चाहे फेर हो, भोजन करना अपनी माँ के हाथ से चाहे जहर हो, सलाह लेना भाई की चाहे बैर हो। ये पूर्वज ऐसी कुछ शिक्षा देकर के जाते थे। आज हमने इन सारी चीजों को इग्नोर करके और हमने हर चीज का एक शॉर्टकट निकाल लिया। अब हम शॉर्टकट से डेवलप होना चाहते हैं, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, और वो शॉर्टकट आपकी लाइफ में भी एक शॉर्टकट बनाता है बंधुओं, जिसके माध्यम से आपका उन्नत विकास जो उच्चतम अवस्था तक होना था, उससे आप वंचित रह जाते हैं। और ये शॉर्टकट का परिणाम है, जब आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 2-5-10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, आपके मन के अंदर एक बहुत बड़ी असंतुष्टि पैदा होती है। मैं इससे भी ज्यादा योग्य था, लेकिन मुझे इसमें संतुष्ट होना पड़ रहा। विद्यार्थी जीवन जीने वाले वे सारे बच्चे अगर आपके हैं, अगर बच्चे इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, तो वे अपनी लाइफ से शॉर्टकट खत्म कर दें। चीटिंग मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो ऐसा शॉर्टकट है जो आपके दिमाग को कभी भी डेवलप होने नहीं देता। कभी भी किसी भी प्रकार के छल से किसी का भला नहीं हुआ, अपने साथ किए गए छल से तो और भला नहीं हुआ। और मन में दिमाग में लगे ये कांटे ऐसे हैं कि ये कांटों को अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो देह में समा जाते हैं, ऊपर से स्किन पैक हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि अंदर कोई कांटा है, और दर्द निरंतर बना रहता है। आदमी बोलता है महाराज पैर रखते हैं तो वहां पर लौकता है, चाहे यहां हो चाहे पैर में हो, अगर कोई कांटा गड़ा है तो वो लौकता है। उस लौकते हुए कांटे से अपने आप को आप स्वयं बचाने का प्रयास करें। चौथा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसी लाइफ में जीवन जीते वक्त, जब हम 13 साल से 19 साल तक या 25-28 साल तक जीवन जी रहे होते हैं, हमारे जीवन में इमोशनल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। किसी से इसी उम्र में इश्क हो गया और इश्क होकर के टूट गया। अब जो टूटने का तनाव है, वो विद्यार्थी के जीवन में प्रेम विच्छेद का जो तनाव है वो सह नहीं पाता, पूरी रात जगता रहता है। क्या कर रहे भैया? अरे मुझे नहीं पढ़ना। क्यों? तुम तो देवदास जैसे हो गए, तुमको नहीं पता, तुम्हारे जीवन में वो घटना नहीं घटी जो हमारे जीवन में घटी है। हाँ भैया, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये विद्यार्थी जीवन है, अपने इस विद्यार्थी जीवन को देवदास मत बनाओ। मत ऐसी स्थितियों में अपने आप को लेकर के जाओ कि जिससे तुम्हारी इमोशनल क्राइसिस के कारण जो है तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट रुक जाए। इसी उम्र में वो भाव पैदा होते हैं, इसी उम्र में हर युवा युवती के अंदर वो अट्रैक्शन पैदा होता है, और उस अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद हम अपनी लाइफ को ऐसा इंगेज कर लेते हैं कि पढ़ाई में हमारे पिता 100% पैसा देते हैं, मार्क्स हमारा सिर्फ 30% आता है। 70% जो आपकी लाइफ से परसेंटेज गायब हुए हैं एजुकेशन के, उस एजुकेशन को गायब करने का सबसे बड़ा काम इमोशनल क्राइसिस का है। हम किसी इश्क में पड़ गए, हम किसी तनाव में पड़ गए, हम किसी बिखराव में पड़ गए, हाथ में जाम आ गया, सिगरेट आ गई, एक मूवी आ गई, मूवी को देखते और उससे इंस्पायर होकर के हम सीखते कि भैया जब इश्क का तनाव बढ़ता है तो फिर ये करना पड़ेगा। और जब वो तनाव कोई रिलीज करने वाला, समझाने वाला गुरु नहीं होता, माता पिता नहीं होते, तो फिर आदमी आत्महत्या की ओर उतारू हो जाता है। आप उन्हीं मोबाइल ऐप्स में कितनी घटनाएं सुनते होंगे, प्रेमी प्रेमिका ने प्रेम में असफल होकर के जान दे दी। जान देने का समय नहीं था, अभी तो समय ही नहीं था जान देने का जब आपने जान दे दी। अभी तो पढ़ने के लिए जान देने का समय था, लेकिन लाइफ में इमोशनल क्राइसिस आ गए, और इन इमोशनल क्राइसिस के बीच में हम डेवलप भी हो गए। एक अच्छा सद्गुणी संत बनने के लिए एक साधु को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत एक गृहस्थ को भी सदगृहस्थ बनने के लिए करनी पड़ती है बंधुओं। साधु जिन चीजों से प्रतिदिन बचता है और अपने आप को अपना लोटा मांझ करके चमकाता रहता है, उतने विचारों से, उन भावनाओं से जब तक एक गृहस्थ नहीं बचेगा, तब तक उसकी गृहस्थी भी सही ढंग से नहीं चलती। पिता कुछ नहीं करते, कोई व्यसन नहीं है, खूब पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी घर के अंदर पैसा सिर्फ इसलिए नहीं रुकता कि पिता शरीफ हैं, लेकिन उनकी शराफत का एक भी परमाणु पुत्र के जीवन में प्रवेश नहीं किया।
पुत्र बिल्कुल बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। ये वो उम्र होती है जब हम धीरे से 13 to 19 की ओर को क्रॉस कर लेते हैं। 19 साल की उम्र को हमने पार कर लिया और पार करने के बाद हमारे जीवन में एक नया पड़ाव शुरू हो रहा होता है, जब हम 12वीं क्लास को क्रॉस करके फर्स्ट ईयर कॉलेज या कॉलेज को क्रॉस करके हम अपने लाइफ को सेटल करने के लिए इंजीनियर या MBA कर चुके होते हैं। ये उम्र वही है, इसी उम्र में वो सब चल रहा होता है। और जैसे ही आपकी 5-7 लाख रुपए की भी एक नौकरी लग गई, उस लगी हुई नौकरी के कारण आपको लगता है कि अब हमें अपनी लाइफ सेटल कर लेनी चाहिए। क्यों? शुरुआत के माहौल में ही आपके पास स्पष्टता का अभाव था, आपके पास सूचनाओं का अभाव था, आपके पास और भी समझ का अभाव था। आपने शॉर्टकट यूज किया, आपने अपनी लाइफ में इमोशनल क्राइसिस को मेंटेन किया, आपने पढ़ भी लिया, मान लीजिए पढ़ करके पास हो गए। इन सब चीजों के बीच में आध्यात्मिकता का कोई रोल नहीं है, इन सब चीजों के बीच में निस्वार्थ बने का कोई रोल नहीं है, इन सब चीजों के बीच में अपने आप को संभालने के लिए मोह त्याग का कोई रोल नहीं है, जो एक सद्गुणी जीवन शैली में होना चाहिए। इनके अभाव में आपने अपने आप को डेवलप किया है। आपने किसी मैथमेटिक्स के रूल्स का हल अच्छा निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए। ये भी देखा जाएगा जीवन में कि किस विधि से इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन था, लाइफ आपकी भी एक क्वेश्चन में है, उस क्वेश्चन को आप किस रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपने अपनी लाइफ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन तरीके के इमोशनल क्राइसिस के रूल्स को लगा करके लाइफ सॉल्व की है, मान लीजिए हल सही निकल भी आया, आप MBA कर लिए, CA कर लिए, CFA कर लिए, लेकिन आपके अंदर से आदर्शवादिता नाम की चिड़िया उड़ गई, ईमानदारी गायब हो गई शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, माता पिता का बहुमान भी गायब हो गया, और फिर 22 साल की 23-24 साल की उम्र में आपने जिंदगी का एक और बड़ा फैसला ले लिया, अपने विवाह करने का। हमको महाराज हमारा जो संबंध है वो पिछले 8 साल से चल रहा है, जब हम इसके साथ 8th क्लास से पढ़ते थे। कितने अच्छे से बोलते हैं आप, ऐसा बोलते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हाँ, हम 8 साल पुराना हमारा बहुत गहरा संबंध है, शादी करना चाहते हैं, इसी से करेंगे चाहे कुछ हो जाए। 22-24 साल की उम्र में लव मैरिज करके, आप कोर्ट मैरिज करके कहीं भी घूम करके आ जाइए, उस प्रेम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती बंधु। आप कभी अपने जीवन में देखिएगा, आप इसको तो दिखाई देता है कि ये प्रेम में सफल हो गए हैं, असफल लोगों की लिस्ट देखनी है तो कभी आप अपने लोकल जिस गांव में, नगर में आप रहते हैं, उस कोर्ट में जाकर के संबंध विच्छेद के सिर्फ केस कितने दर्ज हैं ये देखिएगा, फिर पता चलेगा कि लव अफेयर्स करने वाले लोग किस तरीके से परेशान होते हैं। महाराज आप ये बात प्रवचन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आप इस बात को प्रवचन में कहने का उद्देश्य है, प्रवचन के कहने के उद्देश्य के पीछे आचार्य कुंदकुंद भगवान की वे 2 गाथाएं हैं, जिन पहली गाथा में कुंदकुंद भगवान स्वयं कहते हैं, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां कड़यम। ये पहली गाथा। दूसरी गाथा अज्ञानी के लिए, अन्नानी पुर रत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां लोहम। ज्ञानी के लिए भी कहा कि ज्ञानी को भी संसार में, एक समझदार व्यक्ति को भी संसार में इन सारे इमोशंस और भावनाओं और संसार की इन व्यवस्थाओं के बीच से वो गुजरता है, लेकिन किसी में फंसता नहीं। एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ने वाला, उसके बगल में कोई जोड़ा बैठा भी हो, उसका ध्यान वहां पे जाता ही नहीं है। क्यों? अभी तो मेरा अफेयर्स मेरी बुक से है, जब मेरा अफेयर मेरी बुक से हट जाएगा फिर मैं सोचूंगा कि मुझे किससे क्या करना है। लाइफ में कोई चीज पैशन भी होनी चाहिए। लाइफ का पैशन फिनिश कर दिया है हमने। किसी के लिए IAS पैशन हो सकता है, किसी के लिए अच्छा एजुकेशन पैशन हो सकता है। वो पैशन फिनिश करके हम ये छोटे छोटे कांटों को अपने दिल में गड़ा करके बैठे हैं और निकालने का नाम नहीं ले रहे। इसी का ये फल है कि आज इंजीनियर की वैल्यू खत्म हो गई। 90 के दशक में, आप तो कभी बच्चे हैं, आप सन 2000 के बाद पैदा हुए होंगे, 2005 के बाद पैदा हुए हो लोग, आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको आज से 20 साल पुरानी बात बताऊं, 90 के दशक में अगर किसी लड़के के नाम के बगल से इंजीनियर शब्द लिखा हो, उसकी वैल्यू देखने लायक रहती थी। कोई कहे कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, तो बिना इंजीनियरिंग पास किए आदमी अपनी लड़की का संबंध उस लड़के के साथ करने के लिए तैयार होते थे। महाराज आपको कैसे पता? हमको पता है ना। कैसे पता महाराज? हमारे संघ में एक महाराज हैं इंजीनियर, 90 के दशक के पहले वाली इंजीनियरिंग पास आउट हैं, और उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका नाम है मुनीश्री प्रसाद सागर जी महाराज। प्रसाद सागर जी महाराज इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लेकर के अपने जमाने के पास आउट इंजीनियर हैं। वो बताते हैं कि जब मैं अपने गांव सिहोरा जाता था तो रात को जैसे मैं पहुंचा तो मैं सोता रहता था, मुझे सोते हुए देखने के लिए लोग आते थे कि भैया इनके लड़के ने गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है। उस समय इंजीनियर की इतनी बड़ी वैल्यू थी। आज इंजीनियर की वैल्यू कुछ नहीं है। आज PhD पास आउट लोग जो रहते हैं वो झाड़ू लगाने के लिए निवेदन देते हैं कि भैया ये नगर पालिका में अगर मुझे झाड़ू लगाने भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुनीश्री प्रसाद सागर जी महाराज बताते कि जिस समय का मैं इंजीनियर था, मेरे पास सब कुछ था।
लोग तरह तरह के संबंध आते थे, तरह तरह के लोग आते थे, बात करते थे, लोग हाथ मिलाना करते थे, फोटो खिंचाना पसंद करते थे। उस समय मेरा लगाव शुरुआत में उनके पिता के दिए गए आदर्शों के कारण ऐसा गरिष्ठ हुआ कि वो सीधे हर चीज से बचते हुए ना लाइफ में कोई इमोशंस क्रिएट किया, ना लाइफ में अपना कोई शॉर्टकट अपनाया, ना लाइफ में किसी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी में बारे में कोई डाउट स्टैंड किया। बोले मेरे सब कुछ क्लियर था, एक अच्छा इंजीनियर कहां जाएगा? तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर जो पैदा हुआ है ये सीधे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाएगा। और वो गए, और आज वो निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में जगत विख्यात हैं। उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी करुणा, उनकी वैयवृत्ति का पूरी दुनिया में कोई शान ही नहीं है बंधु। आप उनकी वैयवृत्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो साधु, मान लीजिए कभी किसी मुनि महाराज के शरीर से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकल भी गया हो, कब साफ हो गया, कब फ्रेश हो गया, वो अंदाजा तक लगने नहीं देते। मैं उनको बार बार, जब भी मैं संघ में था, मैं उनसे कहा था, संघ में हमारे एक विष्णु कुमार मुनि महाराज ऐसे हैं जो हाइट में कम है और फाइट में ज्यादा हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही पुनः गुरुवर के चरणों में उनको रहने का कुंडलपुर में मौका मिला, मैंने भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को बार बार उपकार माना कि भगवान 200 साधु मिलकर के जो वैयावृत्ति नहीं कर सकते, वो एक अकेला साधु मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज आचार्य जी की वैयावृत्ति कर सकते हैं। 40 का संग यहां से वहां हो गया, इस बात का कोई गम नहीं था। बस गुरुवर के सानिध्य में मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी आ गए और उन्होंने वैयावृत्ति का अपना जिम्मा संभाल लिया। अब वो जब वैयावृत्ति करते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि प्रसाद सागर वैयावृत्ति कर रहा है, वो हमेशा कहते हैं संघ के 300 साधु की तरफ से ये घी आपके सिर में लगाया जा रहा है, संघ के 300 साधु की तरफ से आपके पैर दबाए जा रहे हैं, संघ के 300 साधु की तरफ से। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वैयावृत्ति मेरी अकेली है, हमेशा कहा महाराज जी, आचार्य जी, संघ में जितने साधु हैं सबकी भावना है, आप ये लगा लें, ये उपयोग कर लें, ऐसा कर लें। और इतने मधुर शब्दों के साथ वैयावृत्ति करते हैं। उस इंजीनियर की जो वैल्यू है उस समय भी और इस समय भी, आज के इंजीनियरों की कोई वैल्यू नहीं है। आज उस समय के इमोशंस का भी वैल्यू था, आज हर चीज का वैल्यू फिनिश हो गया। वैल्यू फिनिश होने का सबसे बड़ा कारण है बंधुओं कि हमने कभी भी किसी भी बड़े आचार्य की सन्निधि में रहकर के अपने विकास करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है कि 22 साल का लड़का इन सारी चीजों को बिना समझे सोचे और एक किसी भी कन्या के प्रेम में फंस जाता है, या फिर कोई कन्या, कोई बहन किसी लड़के के प्रेम में फंस जाती है, कहती है हम भी कमाते हैं, ये भी कमाता है, दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा, दोनों बहुत खुश रहेंगे। जो बच्चे आज वर्तमान में, आज की डेट में लव मैरिज करने वाले हैं, आज की डेट में जिनने कर ली है उनकी बात नहीं कर रहा, अभी जिनकी हुई नहीं है, फिक्स भी हो गई होगी, वो मेरी इस बात को बहुत गौर से सुन लें। आप जिसके साथ लव करते हैं, उस लव एकमात्र एक पहला पहलू है, दूसरे पहलू में देख लो कि उसका डेडिकेशन कहां पे है। दोनों इंजीनियर हैं, दोनों एमबीए पास आउट हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अदर दूसरे संप्रदाय से हैं। मान लीजिए एक पंजाबी है, एक जैन है, मान लीजिए एक वैष्णव है, एक मुसलमान है, मान लीजिए एक हिंदू है, एक सिख है। अगर आप दोनों मिल करके और किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आप आज विवाह करने का सोच रहे हैं, आज आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह होने जा रहा है, कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, उसके पहले अपने लव की कंडीशन देख लीजिए। क्या आपको पता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका डेडिकेशन कहां पर है? डेडिकेशन मतलब समर्पण। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके प्रति समर्पित हों, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण जो है हमारे जॉब पर है। अगर तुमने हमारे जॉब छुड़ाने की बात करी, तब तुम्हारा अपना जॉब नहीं छोड़ेंगे, भले हम तुमको छोड़ दें। तो अफेयर करने वाले लोगों के बीच में यह दिमाग ही नहीं रहता कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका एक्चुअल डेडिकेशन कहां पर है। पता चलेगा कि हम तुमसे दीवार चाटने वाला प्रेम तो करते हैं, लेकिन डेडिकेशन वाला प्रेम तो हमको हमारे जॉब से ही है। अब जब आपका डेडिकेशन आपकी जॉब पे है, तो आप जॉब पे ज्यादा ध्यान देंगे कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देंगे? किस पे देंगे आप ज्यादा ध्यान? ऑब्वियसली हम जॉब पे ज्यादा ध्यान देंगे। और जब हम अपने जॉब पे ध्यान देंगे तो हम सुबह 8 बजे कार पंच करेंगे, शाम को 6:30 बजे घर से बाहर आएंगे, वापस करेंगे। अब वहां पर तुम्हारे लव का वैल्यू कितना बचा? डेडिकेशन तो वो होता जो किसी शिष्य का गुरु की तरह जैसा होता है, कि जैसे मान लीजिए हम सारे साधुओं का हमारे गुरु के प्रति प्रेम पैदा हुआ। मोक्ष मार्ग में राग की, प्रशस्त राग की बहुत बड़ी कीमत है। वो राग जो आपको संसार में भटकाता है, मोक्ष मार्गी को वही राग हमेशा ऊपर उठाता है बंधुओं। हमने गुरु के प्रेम में पागल होकर के घर छोड़ा। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा लव हमारे गुरु के साथ है, हमारा डेडिकेशन भी हमारे गुरु के लिए है, हमारा हर चीज एक तरफ फ्लो कर रही है, हमारे इमोशंस भी हमारे गुरु के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा गुरु सिद्ध हो जाए, इतना ही बहुत है। जिस संत के जीवन में डेडिकेशन उसका गुरु है, जिस संत के जीवन में उसका इमोशंस उसका गुरु है, जिस संत के जीवन में रिस्पेक्टेबल एक ही है उसका गुरु, जिस संत के जीवन में अफेयर में लव भी जिसके सिर्फ गुरु के साथ है, उसका विकास कौन रोक सकता है? कोई नहीं। हमने कहा ना कि ये शब्द ऐसे हैं
सुनने में थोड़े से अटपटे लगते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर इनका अर्थ निकालो तो बहुत पवित्र निकलता है। अब आप लव मैरिज करने जा रहे हैं गृहस्थ जीवन में, आपने लव कर लिया, पता नहीं क्या देख करके कर लिया। किसी को काली कलूटी पसंद आ गई, किसी को कुबड़ा पसंद आ गया, किसी को मस से निकलने वाला पसंद आ गया, किसी के 2 दांत बाहर निकले हैं और पूरे सिर के बाल ऐसे कर दिए जैसे मुर्गी के पीछे के बाल होते हैं ना, कभी देखना मुर्गी की पूंछ का बाल और सिर का बाल एक जैसा दिख रहा है। अब वो लड़का पसंद आ गया। हमने देखा, हमने कहा मुर्गे में इसमें क्या अंतर बचा, यहाँ लाल कर लिया है, यहाँ हरा कर लिया है, यहाँ पे काला कर लिया है। ये लड़का पसंद आ गया, क्यों? एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ में कोई थी नहीं, बस लव हो गया तो अब फंस गए, अब शादी करना है। वो आवेग काम करा रहा है, लेकिन आवेग को काम करने से पहले आप देख लें कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका डेडिकेशन हमारी तरफ है कि किसी और की तरफ है। पता चलेगा वो रहता हमारे साथ है लेकिन जीता नौकरी के लिए है। नौकरी नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ हो जाए। अब इसी व्यक्ति में लव अफेयर हो गए और एक का फॉरेन कंट्री में जॉब लग गया। अब एक आदमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, एक इंडिया में है। अब आपके प्रेम की क्या कीमत बची भैया, बताओ थोड़ा सा। नहीं, वो 3 महीने बाद हमको लेके चला जाएगा। 2 साल तक तुमने जिससे प्रेम किया उसके दर्शन दुर्लभ हो गए, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे, चैटिंग कर रहे, क्यों बेटू ठीक है? हाँ सब ठीक है। इससे कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा बंधु, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिससे प्रेम करें उसमें ये चीजें और भी चेक कर लें, आपका प्रेम जीवन भर सफल रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका डेडिकेशन कहां पर है, उसका समर्पण कहां पर है, उसके इमोशंस कहां पर हैं। हम आपके साथ भले रहते हैं, आप हमारे साथ भले रहते हैं, लेकिन हमारा इमोशंस कहां पर है बताओ। भावनात्मक रूप से मैं किससे जुड़ा हूं? आपसे, अपने गुरु से। लेकिन आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, एक बार देख चेक करिएगा कि आप जिससे प्रेम करके जिससे शादी करना चाहते हैं वो भावनात्मक रूप से किससे जुड़ा है। तो पता चलेगा भावनात्मक रूप से आपका अपोजिट ऑब्जेक्ट अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है। उसको उसकी माँ चाहिए, उसको उसके पापा के बिना नहीं रह सकता, मम्मा के बिना नहीं रह सकता, वो अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। वो रहेगा तो अपने गांव में ही रहेगा। अब प्रेम तो कर लिया, प्रेम के साइड इफेक्ट्स में नहीं देखे कि भैया प्रेम की वो ऑब्जेक्ट को चूज करने के साथ हमको उसके माता पिता के व्यवहार को भी देखना पड़ेगा, हमको उसके पिता के साथ भी रहना पड़ेगा, उसके भाई को भी सहन करना पड़ेगा, उन पारिवारिक पृष्ठभूमियों को भी देखना पड़ेगा। उसके यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड मान लो अगर कुछ कम है तो उस कम लिविंग स्टैंडर्ड में अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्यों? हमारा इमोशंस वहां जुड़ा है। अगर तुमने अपना इमोशंस वहां नहीं जोड़ा तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तब लव 2 कौड़ी का बसता है। और प्रेम करने वाले सिर्फ प्रेम करते हैं, ना डेडिकेशन देखते हैं ना इमोशंस देखते हैं। और जब इमोशंस नहीं देखा कि हम मान लीजिए आप लड़की हैं, किसी लड़के से प्रेम करती हैं, तो उसका इमोशंस भी तो देखो भाई कि उसके माता पिता को भी तो आपको बेयर करना पड़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से हमको कोई मतलब नहीं। उठा के एक चांटा मारेगा, समझ में आ जाएगा। तुमने मुझे मारा, मैं कोर्ट केस कर दूंगी, चल निकल यहां से, तू ना सही तो कोई और सही, और कोई और ना सही तो कोई और सही। जब वो लड़का ऐसा बोलेगा तब आप जाकर के गुरु से बोलेंगे, महाराज हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, आप बचा लो। अब हम क्या बचा लें? शादी करने से पहले हमारा प्रवचन क्यों नहीं सुनाया था? अपनी लड़की को सुना देते, लड़की खुद समझ जाती, इतनी चीजों को चेक कर लेती, फिर शादी करने की सोचती। शादी के बाद तलाक करने की सोच रहे हैं, फिर महाराज हमारी लड़कियां को तनक समझा दी, बाप बिल्कुल नहीं मान रही, बाप पता नहीं कौन के साथ जाओ चाहत। अरे भैया महाराज क्या करेंगे? आप खुद समझाओ, आप अपने परिवार को खुद बचाओ। आपके घर में आग लगी है, पड़ोसी कैसे बचाएगा? अब आप ये भी देख लीजिए कि जहां पर अटैचमेंट है, डेडिकेशन है, वहां रिस्पेक्ट किसको देता है? वो लड़की है या लड़का है? आपको रिस्पेक्ट देती है? आपके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देती है कि आपके पैसे को रिस्पेक्ट देती है? किसको रिस्पेक्ट मिल रहा है? पता चला एक बिल्कुल किसी भी काम करने वाली कोई कन्या जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस प्रकृति से पुण्य से उसको सौंदर्य मिल गया और उसने किसी अमीर लड़के को फंसा लिया। अब क्या है? एक घड़ी गिफ्ट में मिल गई, एक गाड़ी गिफ्ट में मिल गई, एटीएम गिफ्ट में मिल गया, एक वैलेट गिफ्ट में मिल गया है, मोबाइल गिफ्ट में मिल गया, हर हफ्ते वो 4-5 कपड़े गिफ्ट में दे देता है, सैंडल गिफ्ट में दे देता है, सब गिफ्ट में मिल रहा है। पता चला घर में जाकर देखा, हंसलाई सुन, ऐसा जीवन किस काम का है? ऐसा जीवन जी करके हम क्यों अपने आप को नरक में ढकेलना चाह रहे हैं? मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जब हम 24 साल के थे और दीक्षित हुए थे, नए नए आए थे, उस समय भी हमसे बार बार एक बात कहते थे, विनम्र। हमने कहा हाँ बोलो। बोले प्यार मोहब्बत धोखा है, तब कर लो भाई मौका है। आज भी उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं, प्यार मोहब्बत धोखा है, तब कर लो भाई मौका है। हम आपसे इस उम्र के पड़ाव में कहना चाहते हैं कि अगर आप 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के हैं, जब तक आपकी उम्र 27 साल की ना हो जाए तब तक प्रेम के चक्कर में बिल्कुल मत फंसियो, क्योंकि अकल की दाढ़ नहीं निकलती, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। हम निर्णय ले लेते हैं और हमारा एक बार मुंह में कीचड़ में मुंह चला गया, उसके बाद अपने आप को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज की रिपेयरिंग नहीं होती बंधुओं,
लाइफ में भारतीय संस्कृति में विवाह भी एक ऐसा संबंध है जिसकी रिपेयरिंग इम्पॉसिबल नहीं होती, और रिपेयर हो भी जाए तो भी फ्रेश गाड़ी के जैसे, एक बार गाड़ी का इंजन खुलने के बाद गाड़ी घुर्र घुर्र थोड़ा करती है, दोबारा रिपेयरिंग होने के बाद भी वे संबंध हमेशा जीवन भर घुर्र घुर्र करते हैं। 27 साल से कम उम्र के बच्चे अगर लव अफेयर से बच जाएंगे तो उनका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वे पढ़ लिख भी बहुत अच्छे से जाएंगे, आईएएस ऑफिसर भी बन जाएंगे, और फिर जो ऑब्जेक्ट जो इमोशंस उसको लाइफ में परेशान कर रहे हैं वो भी उसको 27 के बाद 25 के बाद अपने आप मिल ही जाएंगे। अपने माता पिता को देखना और अपने माता पिता को देख करके सीखना कि जब उम्र के 19-20 साल की पड़ाव में आपके माता पिता होंगे तब इनकी लाइफ में भी तो ऐसा चार्म होगा। आज वो चार्म कहां चला गया? क्यों? उम्र के साथ सब खत्म हो जाता है। और प्रेम एक ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है बंधुओं, हर वक्त अपना जगह स्पॉट बदलता है। आज इससे था, कल इससे है, परसों इससे, नरसों इससे, वो बदलता ही रहता है, उसमें कोई स्थायित्व तो नहीं है। और हम उसके कारण परेशान होकर के ट्रेन से कटने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, हम अपना जॉब छोड़ रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन छोड़ रहे हैं, हम अपना देवशास्त्र गुरु छोड़ रहे हैं। गुरु समझाते हैं कि भैया, हम बच्चे को समझा देते हैं, बच्चा कसम खा लेता है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं मुनि महाराज के दर्शन करने ही नहीं जाऊंगी। माला फेरी जा रही है, किस बात के लिए? मम इच्छुत, जो मैंने इच्छा करी है वो मुझे शीघ्र मिल जाए। जैसे ही वो मिला, रावण के जैसे हमने अपनी माला छोड़ी, अपने कार्य को सिद्ध किया और आगे बढ़े। हमने देखा कई लोगों को भगवान पार्श्वनाथ के सामने, शांतिनाथ के सामने, आदिनाथ के सामने रीढ़ हड्डी करके ऐसा बैठे रहते हैं, दूर से देखने में लगता है जैसे कोई योगी बैठा है, योगिनी बैठी है। पता चला एक दिन भग गई। हमने कहा क्यों? वो जो समाई करती थी वो भग गई। हाँ, क्यों? बोले समाई किस लिए करती थी? जैसे उससे शादी हुई अब समाई की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों का धर्म ध्यान ऐसा भी हो रहा है। कई लोग अपने आप को इन तरीकों में भी फंसा करके बैठ गए हैं बंधुओं। ये मन के वो कांटे हैं, कांटा पैर का हो या मन का बंधुओं, बहुत सलाता है। और जब इस कांटे को कोई दूसरा निकालता है ना, तब और तकलीफ होती है। सबसे अच्छी खूबसूरती तो जिंदगी की यह है कि हम अपनी जिंदगी में इन कांटों को लगने ही ना दें। जैसे पैर से कांटे को बचाने के लिए एक चप्पल या एक जूता काफी होता है, एक आड़ थोड़ी सी काफी होती है, ठीक ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में अपने विकास के लिए, अपने धर्म की, हम अपने गृहस्थ आचरण के योग सदगृहस्थ के वातावरण की, हम अपने आदर्शों की एक ऐसी आड़ को लेकर के इस उम्र को निकालने का प्रयास करें, एक ऐसा सपोर्ट लेने का प्रयास करें, कोई फंसाने की कोशिश भी करे तो हम बता सके कि भैया 27 साल की उम्र तक तो प्रेम नहीं करूंगा। अगर 27 साल की उम्र तक प्रेम कर लिया तो महाराज कहते हैं 70 साल की उम्र तक परेशान होना पड़ेगा। 70 साल की उम्र तक किसी कोई कौम है जहां पर 2, 3, 4, 5 विवाह नॉर्मल बात है क्या? हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर, जैनों के अंदर भी ये नॉर्मल बात है क्या? बिल्कुल अबनॉर्मल बात है बंधुओं। हमारी वो कौम में, हमने जिस कुल में, हमने उस राम के वंश में जब जन्म लिया है जहां एक सीता के पीछे राम अपनी पूरी जिंदगी छोड़ सकता है। हम वो जमाने के लोग हैं, भले हमारा आज एडवांस बहुत है लेकिन आदर्श में आज भी सीता बैठी है कि सीता कहती है, रावण से किसी ने पूछा बंधुओं कि सीता का प्रेम मिल गया? रावण कहता है सीता का प्रेम पाना पत्थर में फूल पैदा करने जैसा है, हम कितनी भी प्रयास कर लें सीता का प्रेम नहीं पा सकते। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं। चाहे कन्या हो तो अपने आप को सीता के रूप में देखना, लड़के हो तो अपने आप को राम के रूप में देखो कि जब हमने किसी एक को डिवोशन कर दिया फिर हम उसके साथ जीना पसंद करेंगे। यह कैसा छलिया प्रेम है जो वक्त वक्त पर अपनी जगह बदलता है और लोग ऑब्जेक्ट को बदलता चला जाता है। हम उसमें गहरे 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 और गहरे धीरे धीरे धंसते चले जाते हैं। दोनों वजनदार हैं, दोनों कीचड़ में ही पड़े हैं। सोने को मजाल है कि जंग पड़ जाए, एक जंग नहीं पड़ती बंधुओं, बरसों तक सोना उसमें लिपटा रहे। निकालते हैं, पानी से धोते हैं और चुपचाप गले में पहन लेते हैं। नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां कड़यम। ज्ञानी को कभी भी किसी भी प्रकार के पाप प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो राग से ऊपर उठ करके सोने जैसे अपने अंदर के स्वभाव को बना करके राग के बीच में रह रहा है। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां लोहम। वजनदार था लोहा, दूर से उठाने पे देखने में लगता था कि जंग, पानी, कीचड़ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर में एक हल्की सी रंग बदला, फिर एक छोटी सी परत पैदा हुई, फिर उस परत को निकाल करके अच्छी नहीं लगी तो परत निकाल करके हमने फेंक दी, भैया लोहा बना हुआ है। फिर एक परत पैदा हुई, कुछ दिन बाद हमने फिर फेंक दी, फिर फेंक दी, फिर फेंक दी। इतना मोटा लोहा, 3-3 इंच मोटा लोहा, हवा और पानी की नमी सहन नहीं कर पाता और फट करके तार तार हो जाता है। हमारी जिंदगी लोहे के जैसी तो नहीं है ना। गुरु का सानिध्य मिला है तो तपा करके वो सोना बना सकते हैं। गुरु का सानिध्य, अपने माता पिता का भी सानिध्य मिला है बंधुओं, तो तुमको इस कीचड़ में घुसने से कोई, आप सोचते हैं कि हम कीचड़ में फंस जाएंगे, कोई ना कोई आपको बचा लेगा। लेकिन अगर गुरु नहीं है, माता पिता नहीं है, उनकी कैसी गति होती है आप बताओ। कीचड़ में धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। जब आप किसी
जेल में जाकर के हफ्ते में एक दिन कभी अपने बच्चे को या फिर 15 साल की उम्र के किसी बालक या बालिका को एक बार सेल में ले जाकर के उसको सेल जरूर दिखाओ। महीने में, साल में, जीवन में एक बार दिखाओ। पता चलेगा 15, 17, 18, 20, 21, 22 साल की उम्र के ऐसे सैकड़ों बच्चे हर गांव की जेल में बंद रहते हैं बंधुओं, जो सिर्फ प्रेम के असफल होने के कारण या तो उन्हें छुरा चला दिया, हत्या कर दी, ड्रग्स पी ली, किसी का मर्डर कर दिया, कोई और गंदे काम कर दिए, और अपनी पूरी जिंदगी के 20-20 साल, 19 साल के लड़के से ऐसी गलती होती है, 40 साल का होकर के जेल से बाहर निकलता है बंधुओं। प्रेम ऐसी दुर्गति कराता है, आप उसके चक्कर में फंस गए अपनी एजुकेशन को छोड़ करके। सोचिए, अगर आपका बच्चा भी ऐसा फंसा हो, लग रहा है थोड़ी सी भी आंच सही, थोड़ी सी समझ में आए कि हमारे बच्चे के अंदर भी ऐसा चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो सौभाग्य की बात, लेकिन अगर वो उस उम्र में सरवाइव कर रहा है 13 to 19 या 19 to 27, तो आप अपने बच्चे को या तो खुद समझा दो या बच्चे से कहो कि बेटा ये प्रवचन एक बार सुन लेना। प्रेम करने जा रहे हो, पहले चेक कर लो लव किसके साथ है, डेडिकेशन किसके साथ है, इमोशंस किसके साथ है, डिवोशन किसके पास साथ है। जिसके साथ लव है उसके साथ डिवोशन भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हम डिवोटी तो किसी और चीज को हैं, लेकिन रहते तुम्हारे साथ हैं, और उसके चक्कर में हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए। ऐसी मानसिकता और जीवन शैली के बीच में हम सब धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। हमारे उस जीवन में जंग ना लगे, और जिनके इमोशंस कभी किसी अपोजिट ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट हो गए होंगे, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, फालतू में भ्रम में मत फंसे रहो, उस मृग मरीचिका से बाहर निकलो, सिर्फ अपना विकास करो, अपने विकास कर। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वो है जो मुक्ति का कारण बनती है। तुम्हारी ये एजुकेशन तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए कारण बनती है। लग रहा है पढ़ नहीं पा रहे हैं, लग रहा है हॉस्टल में माहौल नहीं है, यू विल कम बैक, तुम वापिस आ सकते हो, अपने पिता का व्यवसाय चलाओ, अपनी माँ के साथ रहो, लेकिन अपने विचारों को, अपने आचारों को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सको। ऐसी मंगल भावना भाता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ कि आप गृहस्थ हैं और जीना चाहते हैं। आपका जीवन इस बेकार के प्रेम में फंसे हुए जो लोग हैं, जो इसमें फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, वे सारे लोग अपने इस प्रेम भाव से ऊपर उठ करके वात्सल्य भाव को प्राप्त कर अपने जीवन को समृद्ध करें। इन्हीं भाव